चलिए, गुड मॉर्निंग। हम जो कोर्स लेने जा रहे हैं वो रिवीजन कोर्स है। तो कुछ 1-1.5 घंटे के अंदर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जिनको मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कवर हो। आप भी कोशिश करना, ऐसा मान के ना पड़े कि रिवीजन वो एग्जैक्टली मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ, आपको बार बार नहीं बोला जाएगा, आप उसको एक बार में समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो है वो कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो अलग अलग सेक्शन है, एक होता है फील्ड फोर्सेस और एक होते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस, ठीक है। फील्ड फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो दो बॉडीज के बीच में तब एक्टिवेट हो जाते हैं जब उनके बीच में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट ना हो, ठीक है। जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट ना हो, दूर से ही लग जाए जो, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फोर्स याद आ रहे हैं? तो इसमें एक तो होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट दूर से खींच लेता है, कोई कील विल पड़ी हो तो दूर से खींच लेता है उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी बॉडी हो ऐसे आप छोड़ दो उसको, अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका। फिर प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इस सेक्शन में फील्ड फोर्सेस जो दूर से ही काम कर जाते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको क्षेत्रीय बल कहते हैं, जो दूर से ही काम कर जाते हैं। उसमें कौन कौन आ गया? मैग्नेटिक फोर्स आ गए, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गए, ठीक है। इसको गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युतीय बल और ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चुंबकीय। ये आपको अलग अलग चैप्टर्स हैं इनके, पूरे कोर्स में पता भी होगा। अब दूसरा जो सेक्शन इसमें आता है वो आता है संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्सेस। तो जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं, तभी काम करते हैं जब दो बॉडीज के बीच में कुछ कांटेक्ट हो, जैसे कि हाथ से किसी चीज को धक्का लगाना, रस्सी बांध करके खींचना, या स्प्रिंग की मदद से किसी को फोर्स लगाना, जैसे गुलेल हम चलाते, ठीक है। तो इस तरह के जो फोर्सेस हैं जो आपको बॉडी को टच करने के बाद ही एक्टिवेट होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। ये बेसिक इनमें फोर्सेस हैं। अब जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, ये कांटेक्ट फोर्सेस में अलग अलग डिविजन्स हैं, कौन कौन से टाइप हैं, किधर किधर लगते हैं, वही एनएलएम चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने का। ये फोर्सेस कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब उनको मैं लेने जा रहा हूँ, है ना। देख, अब फील्ड फोर्सेस वो फोर्सेस जो दूर से ही काम कर जाते हैं, उनमें अपने को इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसका नाम है वेट, ठीक है। वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, जिसको हिंदी में भार कहते हैं। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचती है। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का पार्ट है वेट फोर्स, वह फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने पास खींचती है, ठीक है। तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने पास खींच रही होती है, तो उस फोर्स को वेट बोला जाता है। अब इस वेट का मैग्नीट्यूड या परिमाण जो होता है वो m×g के बराबर होता है, ठीक है। वेट का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। यहाँ पर g क्या है? g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। फिर दूसरा हमको इसको समझना होगा कि इसकी डायरेक्शन कैसे लिखी जाती। तो इसकी डायरेक्शन हम ऐसे बताएंगे जो कि अर्थ जो होगी पूरी, उस अर्थ पे सेंटर की तरफ ये डायरेक्टेड होता है। अगर ये पूरा अर्थ का डायग्राम बना दे तो अर्थ में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो किधर की तरफ? सेंटर की तरफ खींचेगा। लेकिन सामान्य ऐसे कोई अर्थ की सरफेस हो, इनफाइनाइट अर्थ की सरफेस हो, जैसे कि मेरे को जमीन दिख रही है, यहाँ पे फ्लोर दिख रहा है, तो फिर आप किसी भी बॉडी का वेट किस तरफ लगाओगे? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ठीक है। तो दो तरह से समझना इसको। क्या? एक तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कितना होता है? mg के बराबर होता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन लंबवत नीचे की ओर या परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। दूसरा, पूरी अर्थ का डायग्राम बना दे तो फिर ध्यान रखना कि ये किस तरफ है? सेंटर की तरफ है अर्थ। जैसे
यहाँ होगा तो अर्थ से सेंटर की तरफ आप लगाएंगे। आगे बात समझ में। तो वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड mg और इसकी जो डायरेक्शन है वो लंबवत नीचे की ओर होती है। अब सेकंड सेक्शन जो दूसरा पार्ट है इसका, जिसको मैं कहूँगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं उनमें 3-4 टाइप है जो हमको डिस्कस करने हैं, एक एक करके हमको कर ही लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स का वो है टेंशन फोर्स। ठीक, तो टेंशन अपना नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड भी है, लेकिन टेंशन को यहाँ पर फोर्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि टेंशन की यूनिट्स क्या है तो आप क्या बोलोगे, न्यूटन। ठीक है ना। तो टेंशन फोर्स कब लगता है, तो टेंशन फोर्स के लिए ध्यान दें, टेंशन फोर्स लगना कब शुरू होगा, जब ऐसे रस्सी आपने डाल रखी है, रस्सी से इस बॉक्स को खींचने को कहा जाए। ठीक है, तो रस्सी से इस बॉक्स को अगर आप खींचने की कोशिश करते हो तो जब तक ये रस्सी ढीली है, ठीक है, रस्सी जब तक लूज है तब तक क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। आप इधर के एंड को कितना भी खींच लो, जब तक रस्सी टाइट नहीं हो जाती। तो जैसे रस्सी टाइट होगी तभी हम क्या मानेंगे कि टेंशन क्रिएट हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। तो टेंशन लगने के लिए जरूरी क्या है कि रोप जो हो वो टाइट हो जाए। तो रोप टाइट हो तब टेंशन होगा, या रोप ढीली होगी तो टेंशन कितना होगा, 0 होगा। या उल्टा बोले कि जब टेंशन 0 हो जाएगा तो हम क्या मान लेंगे कि रस्सी कैसी है, ढीली है। ठीक है, तो अब रस्सी को अपन क्या कर देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, क्योंकि इसके बिना तो टेंशन लगेगा नहीं। तो यहाँ पर रोप को टाइट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, एक और चीज, रस्सी से आप किसी चीज को धक्का मार सकते हो क्या, कि रस्सी से चलो धक्का के उधर कर देते कि आपको धागा दे दिया, धागे से दीवार को धक्का लगा देते हैं थोड़ा सा। ठीक, कुछ तो कर ही नहीं सकते। तो रस्सी से एक ही काम किया जा सकता है जिसको बोलते हैं पुलिंग। तो इसमें क्या ध्यान दें, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। खींचने वाला ही होता है। टेंशन फोर्स कैसा होता है, हमेशा चीजों को खींचता है अपनी तरफ। तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या लगाएंगे आप, हमेशा बॉडी से रस्सी की तरफ। ये बॉडी है तो इससे किधर लगाओगे, रस्सी की तरफ लगाओगे। अरे बात समझ में। तो बॉडी से रस्सी की तरफ जो फोर्स लगेगा उसका नाम अपन ने क्या रखा है, टेंशन रखा है। कब क्रिएट होगा, जब रस्सी टाइट होगी, ढीली नहीं होगी। और जैसे छत से कोई रस्सी है, रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट को लटका दिया है ना, छत से रस्सी बांध के एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया, तो इस पर जो टेंशन लगेगा वो किधर लगाओगे, इस तरफ। ठीक, एम से रस्सी की तरफ, एम से शुरू करना और रोप की तरफ चले जाना। फिर जो सीलिंग है, छत है, छत के ऊपर भी क्या होगा, यही टेंशन फोर्स एक्टिवेट करेगा। ध्यान दें, इधर से भी लग रहा है और इधर से भी लग रहा है। ठीक है, मतलब ये रस्सी क्या कर रही है, इसको ऊपर खींच रही है और छत को नीचे खींच रही है। तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, रस्सी की तरफ। और एक और डायग्राम में बना के दिखा दूं, इस तरह का डायग्राम। इस वाले ब्लॉक पर जो रोप का टेंशन है वो इधर लेंगे आप। ठीक है, ब्लॉक से रोप की तरफ। और इस वाले ब्लॉक पर टेंशन किस तरफ लेंगे, रस्सी की तरफ ही लेना, चाहे कुछ भी एंगल। ठीक है, इट इज अलोंग द रोप एंड ऑलवेज टूवर्ड्स द रोप, अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से दूर की तरफ, रस्सी की तरफ फोर्स हम इसको लेंगे। फिर एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि पूरी रस्सी जो है, अगर सिंगल रोप है, एक ही रस्सी है, तो एक ही रस्सी जब तक चलेगी तब तक पूरी रस्सी में जो टेंशन होगा वो कैसा लेंगे हम, एक समान। लेकिन इसमें भी कंडीशन, पूरी रस्सी में टेंशन एक समान कब होगा, जब रस्सी का खुद का मास नहीं है। लेकिन अगर रस्सी को मास दे दिया, भारी रस्सी दे दी, भारी रस्सी दे दी, तो आप क्या करेंगे, फिर अलग अलग जगह पे टेंशन अलग अलग होगा, जो एक आध सेक्शन में अपन इसको भी कंसिडर करेंगे भारी वाली रस्सी को। पर सामान्यतः रस्सियाँ हम जो लेंगे वो मासलेस होंगी। उसमें जब तक एक रस्सी कंटिन्यूड है तब तक उसमें आप क्या करोगे, टेंशन एक जैसा रखेंगे। ठीक है, तो टेंशन रस्सी टाइट होती तब लगता है और हमेशा बॉडी से रस्सी की तरफ लगता है। ध्यान देंगे इस बात पे।
फिर अगला जो फोर्स इस सेक्शन में आ रहा है वो होता है स्प्रिंग फोर्स। टेंशन के बाद में दूसरा जो फोर्स हम ले रहे हैं वो क्या है, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग से भी खींचातानी की जा सकती है, तो स्प्रिंग का भी फोर्स लग सकता है। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में ध्यान दें दो बातें। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, के एक्स। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड के एक्स के बराबर होता है। यहाँ पर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक्स जो है, एक्स जो है वो क्या है, इसमें या तो इलॉन्गेशन या कॉम्प्रेशन। स्प्रिंग को खींच सकते हैं, स्प्रिंग को दबा सकते हैं। तो एक्स किसकी जगह पे लिखेंगे, जितना स्प्रिंग को खींचा हो, ठीक, या स्प्रिंग को जितना दबाया हो। प्लस माइनस की जरूरत नहीं क्योंकि ये मॉड के लिए मैंने लिखा हुआ है। स्प्रिंग फोर्स इसके बराबर होता है कि एक्स के बराबर। अब इसमें जो अगली बार ध्यान देने योग्य है, जो आपके काम आएगी, वो इसके डायरेक्शन। थोड़ा ध्यान से इसको समझें। ये दो ब्लॉक्स हैं, इनके बीच में स्प्रिंग लगा के रखी हुई है और इसकी लेंथ एल है, जो इसकी नेचुरल लेंथ, ठीक है। मतलब अभी इसको खींचा नहीं गया है ना कंप्रेस किया गया। तो नेचुरल लेंथ जब होगी इस केस में एफ जो होगा 0 होगा। स्प्रिंग कोई भी फोर्स लगाएगी नहीं, ठीक है। स्प्रिंग क्या करेगी, कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। कब, जब स्प्रिंग को खींचा ही नहीं गया, दबाया नहीं, तो नहीं लगाएगी, पड़े पड़े तो नहीं लगाएगी स्प्रिंग फोर्स। अब देखो इसको क्या करें, एक केस में ले रहा हूं जिसमें स्प्रिंग को थोड़ा सा इलांगेट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। मतलब पहले एल था, एल लेवल स्प्रिंग है, इससे बड़ी मैंने बना दी, तो इसको क्या कर दिया, एल प्लस एक्स कर दिया, ठीक है। तो जब एल प्लस एक्स हो गया, स्प्रिंग खिंच गई है, स्प्रिंग खिंच गई है, तो फिर ये फोर्स लगाना शुरू कर देगी। कितना फोर्स लगाएगी, तो उसी का आंसर क्या है, एफ इक्वल टू के एक्स फोर्स लगेगा। ये इसका मॉड है, वैल्यू इतनी आएगी। और के क्या होगा, के स्प्रिंग पे डिपेंडेंट कांस्टेंट। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में ध्यान दें, थोड़ा सा सोच समझ के लगानी पड़ती है डायरेक्शन। स्प्रिंग को ऐसे खींचा, तो हमने तो दूर खींचा, हमने किधर फोर्स लगाया उस पर बात ना करें। स्प्रिंग अब इस ब्लॉक को, जैसे लेफ्ट हैंड वाले ब्लॉक को मैं छोड़ दूं, तो वो ब्लॉक किधर भागेगा, तो इधर भागेगा एकदम से। इसका मतलब स्प्रिंग उसको किधर खींचने की कर रही है, इस तरफ। तो स्प्रिंग के फोर्स का डायरेक्शन आप इस तरफ ले लीजिए, ठीक है। इस वाले ब्लॉक को देखें, खींच के रखा हुआ है, हमने तो बाहर खींचा, हमारे फोर्स की बात नहीं थी, बात किसकी थी, स्प्रिंग फोर्स की। तो राइट हैंड वाले ब्लॉक को छोड़ दें ऐसे, तो फिर वो इधर भागेगा, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। अब इसमें से कौन ज्यादा कौन कम ऐसे सोचना ही मत, क्योंकि एक स्प्रिंग है तो दोनों के ऊपर क्या करेगी, इतना ही फोर्स लगाएगी। 10 न्यूटन इस पे लग रहा है तो इस पर भी 10 ही लगेगी, बराबर ही लगेगी, ठीक है। आपसे पूछा जाए स्प्रिंग फोर्स कितना, तो आप आंसर दोगे एक। इस पर कितना लग रहा है, एक। इस पर कितना लग रहा है, एक। सभी के ऊपर सेम फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक और केस देखो। अगर कोई स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस कर दिया, एल माइनस एक्स कर दिया, दबा के रखा हुआ है। तो स्प्रिंग को दबाया कितना, तो एल तो ओरिजिनल लेंथ थी, एक्स दबाया, तो अभी भी फोर्स क्रिएट कितना होगा, ये ही सेम के एक्स, ठीक है। लेकिन अंतर कहाँ पर आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में आएगा। हमने अब स्प्रिंग को दबा दिया, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, वापस से खुलना। अरे समझ में बात, अगर दबा दे जोर से तो फिर वापस खुलने की कोशिश करेगी, और वापस खुलने की कोशिश करेगी तो इस पर फोर्स लगेगा एफ इधर, इस पर फोर्स लगेगा एफ इधर। दो बातों का ध्यान रखें, कितना होता है और किस तरफ लगता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होता है, के एक्स, और डायरेक्शन के साथ है, अगर खींचा हो तो स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ की तरफ आने की कोशिश करती है, और अगर दबा के रखा हो तो स्प्रिंग क्या करती है, वापस से खुलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये दो बातें स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमको समझ में आनी चाहिए हमेशा। और कभी कभी किन्हीं किन्हीं केसेस में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि स्प्रिंग खींची हुई है नहीं। जैसे छत से स्प्रिंग लटका दे, ब्लॉक लटका दे, तो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण स्प्रिंग अपने आप खींच जाएगी। तो खींची हुई स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, वापस अपने ओरिजिनल लेंथ की तरफ जाना।
दबी हुई स्प्रिंग की भी टेंडेंसी क्या होगी, वापस अपने ओरिजिनल लेंथ की तरफ जाना। ये अपना कौन सा फोर्स हुआ, स्प्रिंग फोर्स। ठीक, अब तीसरे नंबर पर इसमें ले रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स का थर्ड पार्ट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब ये फोर्स किधर लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा भाई, तो ये कब लगेगा, पहले तो इस पे बात कर लें। दो सरफेस, दो सतह जब डायरेक्ट टच करेंगे, ठीक है, तब ये फोर्स लगेगा। दो सतह जब एक दूसरे से डायरेक्टली टच कर जाते हो तब ये फोर्स लगता है। जैसे कि ए कोई बॉडी और एक बी बॉडी, तो इनकी यहाँ पर सरफेस डायरेक्टली क्या कर रही है, टच कर रही है, तो आप क्या करोगे, इसमें लगाओगे फोर्स। तो फिर किधर लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं, तो इसके बारे में सुनना ध्यान से। क्या चीज, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जहां पे सरफेस टच करती है वहीं पे लगता है, और हमेशा जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता है, जो कांटेक्ट सरफेस है उसके लंबवत लगता है, और जिस बॉडी का डायग्राम है उसकी तरफ लगता है। क्या मतलब इसका, कि जैसे ए बॉडी से पूछा जाए, तो ए बॉडी से पूछेंगे कि तुझ पर कांटेक्ट फोर्स किधर लग रहा है भाई बता, तो क्या करेगी, वो बोलेगी मेरी ये वाले सरफेस टच हो रही है, आप देखो, तो बॉटम सरफेस टच हो रहा है, बॉटम सरफेस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, इसके परपेंडिकुलर लगा दीजिए, तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कोई लाइन होनी चाहिए। अब इसमें भी नीचे भी डायरेक्शन हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, तो किधर वाली लेनी है मुझे, तो जिस ए का डायग्राम है तो ए की तरफ वाला अपना आंसर। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे। ठीक, अब बी से पूछेंगे तो बी की भी तो यहाँ पे सरफेस टच कर रही है, तो बी पर भी लगता है फोर्स। ठीक है, इसकी भी कॉन्टेक्ट सरफेस, इसके भी परपेंडिकुलर, और इस बार किसकी तरफ, बी की तरफ, जिस बॉडी का डायग्राम बनेंगे उसकी तरफ ही लगाइएगा। तो ये फोर्स किधर लगाओगे, इधर लगाओगे आप, तो इस पर लगाएंगे ऊपर की तरफ, इस पर लगाएंगे नीचे की तरफ। ऐसा याद करने के बजाय आप क्या याद करोगे कि कांटेक्ट सरफेस जो होती है उसके परपेंडिकुलर लगता है, और जिस बॉडी का डायग्राम है उसकी तरफ लगता है। आई समझ में बात, देखिए अब मान लो ऐसे कोई दो सरफेस टच कर दी, ठीक है, अब ए से पूछेंगे कि तुझ पर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कांटेक्ट फोर्स एक्टिवेट है, तो ए बॉडी के देखो नीचे जमीन पर और इधर दीवार पर, दो जगह कांटेक्ट दिख रहा है, जमीन पे और दीवार पे, तो जमीन वाला कांटेक्ट फोर्स इधर लगा दीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस के लंबवत, इस तरफ बॉडी की तरफ। ठीक है, अब ए और बी में यहाँ पर टच है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कोई डायरेक्शन है ऐसा, तो किधर की तरफ लेंगे, इधर लेंगे भी। ठीक है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो किधर लोगे, इस तरफ लोगे। ठीक है, बी पर अगर डायग्राम पूछा जाए तो बी पर नॉर्मल रिएक्शन यही वाला एन इधर लगेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि बी ए पर जितना फोर्स लगाएगा ए भी बी पर बदले में उतना ही फोर्स लगाएगा। बी और ए के बीच में कितना लगता था, एन लगता है ना, तो ये भी कितना लगेगा, एन लगेगा। बी के नीचे इधर भी सरफेस टच में दिख रही है, इस पर किधर लगाना है, इस पर लगा देंगे आप इस तरफ। ये R1 से अलग होगा, लेकिन ग्राउंड का रिएक्शन है बी पर है इसलिए अलग होगा, है ना। तो बी पर एन तो सेम है इधर वाला, लेकिन आर अलग अलग है, दोनों का टच अलग है। फिर एक और बात समझिए इसमें, अगर सरफेस थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में हो, इस तरह का डायग्राम, अब देखो यहाँ पर इस जगह पर टच दिख रहा है, तो इस बॉल पर इस कॉर्नर पे फोर्स का डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन जब भी टच होगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे तो किस तरफ लगाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लगाओगे और इस बॉडी की तरफ लगाओगे। अब इधर का भी सरफेस दिख रहा है, यहाँ भी टच है, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर लगाओगे और बॉडी की तरफ लगाओगे। तो जिस बॉडी का
डायग्राम बनाएंगे उसी की तरफ हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जहाँ जहाँ पे बॉडी टच करती है वहां पर लगाते हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर लगाते हैं, जिस बॉडी का डायग्राम है उसकी तरफ लगाते हैं। ठीक, अब इसी में एक छोटा सा सेक्शन और है जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वैसे पूरा डिटेल्ड में अगले चैप्टर में डिस्कस होगा, लेकिन वो इन्हीं फोर्सेस का पार्ट होता है। तो एक सेक्शन छोटा सा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी आए फ्रिक्शन को जूनियर क्लास में। ठीक है, अगर इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींचेंगे तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करता है, तो रोकने वाला फोर्स है एक तरह से। अभी इस चैप्टर में इतना ही समझ लें, अभी केवल डायरेक्शन के बारे में ध्यान दो। तो यहाँ पे सरफेस टच कर रही है, टच करने वाला नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लगता है, ये ध्यान देना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है और फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल लगता है। कैसे लगता है, किधर लगता है, बड़ा चैप्टर। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, केवल टच का डायरेक्शन किस तरफ लें, इसका डायरेक्शन लें टेंजेंशियल। ठीक है, फ्रिक्शन टेंजेंशियल होगा आइदर दिस साइड और दिस साइड, वो अभी अपन समझेंगे बाद में। फ्रिक्शन फोर्स भी सरफेस के टच के कारण आ रहा है, इसलिए वो भी सरफेस के फोर्स में काउंट होता है, ध्यान रखें। और सरफेस का जो टोटल फोर्स है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन मिलाकर के बनता है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के कारण परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के कारण टेंजेंशियल टू द सरफेस। अभी इस सेक्शन में इतना ही आप ध्यान रखें तो अच्छा है। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्स की क्या क्या लिस्ट तैयार हुई जो अभी इस चैप्टर में काम में लेने वाले हैं। एक तो आप लोगे वेट, एक लोगे टेंशन, एक स्प्रिंग फोर्स, ये एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इतने से अभी अपन काम चलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि सरफेस इस वाले चैप्टर की जो सारी सरफेसेस है वो फ्रिक्शन लेस है, चिकनी है, बढ़िया सरफेस। तो वेट mg के बराबर टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ये चार फोर्सेस हम लेने वाले। ठीक है, अब अगला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 मिनट 4 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, जिसका नाम है, मैं चैप्टर का या टॉपिक का नाम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम्स की क्या खासियत होती है, तो ये जो फोर्सेस अपन ले रहे हैं इन्हीं पर बेस्ड डायग्राम। तो कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम होता है, अभी जैसे काफी सारे मैंने बनाए थे कि ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कहीं रस्सी का फोर्स लग रहा है, कहीं स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, वेट अपनी जगह पे लग रहा है, एक एक करके हमने समझा। अब मैं कहने जा रहा हूँ आपको कि जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा चित्र है जिसमें आप किसी बॉडी पर, ध्यान से सुने, किसी बॉडी पर डायरेक्टली लगने वाले सारे फोर्सेस वेक्टर के डायरेक्शन के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, किसी भी बॉडी पर लगने वाले, डायरेक्टली लगने वाले फोर्सेस किसी एक ही डायग्राम में जब बना दिए जाते हैं तो उसको उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। जैसे किसी बॉडी पे 2-3 फोर्स लग रहे हैं, सबको बनाना है उस पर और उनके प्रॉपर डायरेक्शंस के साथ बनाना, तो ये क्या बन जाएगा, अपना फ्री बॉडी डायग्राम उस बॉडी। अब फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है वो बॉडी के लिए भी बनता है, बॉडी के लिए बनने के साथ साथ में फ्री बॉडी डायग्राम जो बनता है वो सिस्टम के पूरे के लिए भी बन जाता है। फिर सिस्टम के कुछ पार्ट्स को निकाल करके भी उसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स के लिए लिमिटेशन नहीं है कि एक ही बॉडी का बनेगा, 2 कंबाइंड बॉडी का भी बन जाएगा, पूरे सिस्टम का भी बन जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी पर, बॉडी के ऊपर जो लग रहे हैं, जो वो बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है खुद, उन फोर्सेस को वेक्टर्स के थ्रू प्रॉपर डायरेक्शंस में शो करना पड़ेगा। अब ये बॉडी दूसरे पे जो फोर्स लगा रही है वो मत लेना, ठीक है, उनको नहीं लेना। इनमें कौन से फोर्सेस लेना है, जो बॉडी पर डायरेक्टली खुद लग रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। देखिए, ये एक सिंपल सा सिस्टम मैंने लिया, ए ब्लॉक रस्सी बांधी, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और इधर एफ। ठीक है, अब
आपसे पूछा जाए कि ए पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं या ए का फ्री बॉडी डायग्राम बताइए। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ए को किसी एक पॉइंट से डिनोट करें। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम्स में हम क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट को यूज करेंगे जिससे हमको वेक्टर के डायग्राम्स थोड़े आसान दिखेंगे। इस पर बॉडी का वेट लग रहा होगा, ये चेकलिस्ट है मेरे पास, वेट, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन अभी है नहीं हमारे लिए। तो वेट ऑफ द बॉडी किधर लगा रहे हैं हम, किधर लगता है, वेट ऑफ द बॉडी लगता है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इसका वेट किधर लगा देंगे, नीचे की तरफ। कितना होगा, इसका मास और बी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो गई। फिर दूसरा, इसके साथ रस्सी बनी हुई है, तो टेंशन फोर्स किधर लेते हैं, हमेशा रस्सी की तरफ। तो रस्सी की तरफ लेना है तो इधर लेना पड़ेगा टेंशन। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे टच भी दिख रहा है, तो आप क्या लोगे, नॉर्मल रिएक्शन लोगे। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन आप दोगे। ठीक, स्प्रिंग फोर्स ले क्या, अरे स्प्रिंग है नहीं, क्यों ले। तो जो जो फोर्सेस ए पर लग रहे हैं वो सारे मैंने इसमें लगा दिए। ठीक है, अब देखो दूसरा डायग्राम हम ले रहे हैं सी का। फिर एक पॉइंट ड्रॉ किया, सी का वेट किधर एक्टिवेटेड है, नीचे। कितना है, सी की लिया, सी के मास पे डिपेंडेंट है। फिर इस सरफेस पर कांटेक्ट फोर्स बी और सी के बीच का कांटेक्ट फोर्स है, तो वो किधर लगाओगे, तो सी की तरफ लगाओगे। कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी लगता है ना, तो ये आरबीसी नाम ले लिया हमने। ठीक है, अब इसके अलावा इस पर कुछ और लग रहा है क्या, क्या धागे से बंधा हुआ है, नहीं नहीं बंधा हुआ, तो इस पर टेंशन मत लगाना। क्या ये एफ इस पर लगेगा, तो एक मन में आता है सबके लिए एफ तो सबको ही लग रहा है, डायरेक्ट जो लगे वो लेने, ध्यान देना, डायरेक्ट जो लगे वही फोर्सेस हमको इंक्लूड करने हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। अब जब बी का डायग्राम बनाएंगे तब हम ये एफ जरूर उसमें लेंगे, क्योंकि बी को एफ डायरेक्टली लग रहा है। एफ ले लीजिए, इसका वेट यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, बी का वेट अपन ने कंसिडर कर लिया। ये धागा बंधा हुआ है इसके साथ में, रस्सी बंधी हुई है, ये फोर्स किधर लोगे, ये बल किधर लोगे, तो हमेशा रस्सी की तरफ, कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, रस्सी की तरफ लेना। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि ए पर ये इधर लग रहा है और बी पर इधर लग रहा है, होता है, हो गई तो होना ही चाहिए। ठीक है, और बी पर सी का कांटेक्ट फोर्स किधर लोगे, बी पर सी का कांटेक्ट फोर्स नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलरली बी की तरफ, ये फोर्स भी इसी तरफ है। तो ये कौन सा वाला है, आर बी सी, जो कि हमने पहले भी बात की थी कि बी सी पर कितना लगाएगा, सी भी बी पर उतना का उतना ही फोर्स लगाएगा एग्जैक्ट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये किधर लिया मैंने, नीचे की तरफ। अभी ग्राउंड का टच बचा हुआ है, तो ग्राउंड का टच इधर की तरफ ले लें, इसका कुछ अलग नाम है, हरी बात समझ में। तो वो फोर्सेस लेने हैं जो बॉडी पर डायरेक्टली एक्टिवेटेड होते हैं, उनको वेक्टर के थ्रू दिखलाना है, प्रॉपर डायरेक्शन बतानी है। इससे जो डायग्राम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये अकेले बॉडीज का भी होता है, कंबाइंड बॉडीज का भी होता है, और पूरे सिस्टम का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम कंबाइंड डायग्राम्स के बारे में भी थोड़ा सा सीखते हैं। सरल सी एग्जांपल्स लेंगे। दो ही बॉडी इसमें कंसीडर करते हैं, है ना। स्प्रिंग भी ले ली, थोड़ा स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी समझ में आएगा। अब बी का एफबीडी बनाना है, क्या करोगे, वेट लगा दोगे। ठीक, वेट लगा रही, स्प्रिंग की क्या हालत है भैया, तो स्प्रिंग की हालत आपको पहचाननी पड़ेगी। तो स्प्रिंग क्वेश्चन में दी नहीं जाती कि खिंची हुई है कि दबी हुई है, दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दें तो अभी इस केस में क्या होगा कि वजन के कारण थोड़ा सा स्प्रिंग को इसने क्या कर लिया होगा, खींच लिया होगा। तो स्प्रिंग अगर खिंची हुई है, ऐसी स्प्रिंग खिंची हुई है, तो उसकी इच्छा क्या है, वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे जाना। दोनों तरफ से वो कोशिश करेगी अपने ओरिजिनल लेंथ की तरफ जाने की। तो बी पर स्प्रिंग का फोर्स आप किधर लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे। ठीक है,
अब ए की बारी आई, ए का वेट लगा दो, वेट सबसे सीधा साधा सरल फोर्स, ठीक है। रस्सी बंधी हुई है, टेंशन फोर्स भी सरल पड़ता है, रस्सी की तरफ ही लगता है, बॉडी से रस्सी की तरफ। स्प्रिंग का फोर्स ए पर किधर लगेगा, देखो तो स्प्रिंग खिंची हुई है, तो ए को भी किधर लाने की कोशिश करती होगी, वो नीचे। तो स्प्रिंग फोर्स आप इस पर किधर लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, के बराबर। ये जिसका डायग्राम हो गया ए, ठीक है। तो बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस इंक्लूड कर लेते हैं, तो कौन सा डायग्राम बन जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है। अब ये सेक्शन मैंने इसलिए लिया था कि आपको कंबाइंड डायग्राम्स की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो। तो अगर ए प्लस बी दोनों को ले लें, ए प्लस बी दोनों को मिला दिया था, ठीक है। तो अब इन दोनों का मिला करके वेट बनेगा, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी बनेगा, ठीक है। दोनों को मिला दिया है, तो इनके बीच में आपस में जो फोर्स लग रहे हैं, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन सा है, तो ए और बी के बीच में क्या है, स्प्रिंग लगी हुई है। तो स्प्रिंग वाला जो फोर्स है वो ए बी पर और बी ए पर लगा है, इसको मैं बोलूंगा इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल। और आपको क्या करना है, जब भी कंबाइंड डायग्राम होगा तो आप इंटरनल फोर्सेस हटा दीजिए, इनको रिजेक्ट कर दीजिए, जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल अपोजिट लगते हैं, लगाएंगे तो भी ऊपर नीचे लग जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो जरूरत ही नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या हुआ, रस्सी, हाँ रस्सी बाहर की बात है, ए और बी के बीच की बात नहीं है। तो दूसरा आप क्या लगा दोगे, इधर टेंशन लगा, ये आपका क्या बन गया, टेंशन फोर्स, और इधर क्या बन गया, वेट, और ये मिलाकर के हमारा क्या हो गया, कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस सेक्शन का बहुत महत्व है एनएलएम में, सारे फोर्सेस किधर किधर लगते हैं, कैसे कैसे लगते हैं, क्या क्या मैग्नीट्यूड होते हैं, फिर उन फोर्सेस को मिला करके एक डायग्राम हम जनरेट करते हैं जिसका नाम होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है।